दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर में ऑफिसर्स परिवार में। एग्रीकल्चर वाला अपन ज्योग्राफी का जो क्लास चल रही थी उसमें एग्रीकल्चर चल रहा है सब। क्लास नंबर ये 30 है। इससे पहले अपन यहाँ पे गेहूं में अपन ग्लूटेन पाया जाता है, यहाँ तक अपन देख चुके हैं साहब। तो आज अपन एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पढ़ेंगे। हिंदी में इसे कृषि जोत और अंग्रेजी में इसे एग्रीकल्चर होल्डिंग्स कहते हैं साहब। कृषि जोत के कितने आकार होते हैं वो अपने को समझना है। जोत का तो मतलब समझते ही हो गया आप कि जैसे ये कोई खेती की, मान लो कोई खेत है तो उसमें जो इतना हिस्सा हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं उसे हम जोत कहते हैं, होल्डिंग्स कहते हैं। ठीक है, जो जो छोटे छोटे आकारों में जो फसल खेती बटी होती है, खेत बटा होता है, उसको जोत कहा जाता है। मेन चीज़ आपको जाननी है कि कृषि जोत कितने प्रकार की होती है साहब। ठीक है, तो अपन समझ लेते हैं कि कितने प्रकार की होती है। कई तरह की होती है, ठीक साहब, 4-5 तरह की होती है। वो अपन चारों पांचों तरीके के समझ लेते हैं। इंग्लिश में भी बता दूंगा मैं ये वाली बात। एक होती है सीमांत जोत, ठीक साहब, सीमांत जोत, इसको कहते हैं मार्जिनल होल्डिंग्स। ठीक है। एक होती है छोटी जोत, छोटी जोत, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल होल्डिंग्स। एक होती है अर्ध मध्यम, ठीक है, कैसी, अर्ध मध्यम, ओके, अर्ध मध्यम जोत। अर्ध मध्यम को इंग्लिश में कहेंगे सेमी मीडियम होल्डिंग्स। ठीक है। एक होती है मध्यम जोत, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे मीडियम होल्डिंग्स। क्लियर है। और एक जो होती है वो होती है बड़ी जोत, और इसको इंग्लिश में कहेंगे लार्ज होल्डिंग्स। अब इसमें अंतर देखो क्या होता है। ये तो आपने समझ ही लिया कि मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम और लार्ज, यानी ये सबसे छोटी होती है, ये सबसे बड़ी होती है। तो ये एक सीक्वेंस लगा हुआ है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब कितने क्या क्या साइज रहता है वो अपन समझते हैं। जैसे मान लो 1 हेक्टेयर से कम की जगह है, 1 हेक्टेयर से कम की अगर भूमि है, भूमि का मतलब एग्रीकल्चर लैंड है, तो उसमें जो आकार देखा जाएगा उसको कहेंगे मार्जिनल जोत, सीमांत जोत, अगर भूमि का टुकड़ा 1 हेक्टेयर से छोटा है तो। ठीक है। और मान के चलो अगर 1 हेक्टेयर से बड़ा है लेकिन 2 हेक्टेयर के बीच में है, यानी 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में अगर कोई भूमि का टुकड़ा है तो उसको कहा जाएगा छोटी जोत का आकार, यानी स्मॉल होल्डिंग से। अगर 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है, 1 हेक्टेयर से कम है तो मार्जिनल, 1 से 2 के बीच में है तो स्मॉल। और अगर मान लो 2 हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर के बीच में है, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच की भूमि है, 2 से 4 हेक्टेयर के बीच की भूमि है, तो कहा जाएगा सेमी मीडियम यानी अर्ध मध्यम। ठीक है, यानी 1 हेक्टेयर से कम मार्जिनल, 1 से 2 के बीच में स्मॉल और 2 से 4 के बीच में सेमी मीडियम। और जो मीडियम होती है वो होती है 4 से 10 के बीच में, 4 से लेके 10 हेक्टेयर की जो भूमि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी मीडियम यानी मध्यम जोत। 2 से 4 के बीच में अर्ध मध्यम और 4 से 10 के बीच में मध्यम साहब। ठीक है। और ये जो बड़ी जोत होती है वो होती है 10 हेक्टेयर से बड़ी। 10 हेक्टेयर से अगर भूमि बड़ी है, फिर चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे 100 तक हो, 1000 हो, कितनी भी हो, अगर 10 हेक्टेयर से बड़ी है, 10 हेक्टेयर से बड़ी 11 भी हो सकती है, 10 हेक्टेयर से बड़ी 10,000 भी हो सकती है, कुछ भी हो, 10 से बस बड़ी होनी चाहिए, तो वो सारी की सारी भूमि कहलाती है बड़ी जोत यानी लार्ज होल्डिंग्स। क्लियर है साहब, एकदम कोई डाउट ही नहीं होगा इसमें। 1 हेक्टेयर से कम मार्जिनल, 1 से 2 के बीच में स्मॉल, 2 से 4 के बीच में सेमी मीडियम, 4 से 10 के बीच में मीडियम और 10 से ऊपर लार्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने समझ ही लिया। अब आपको देखो एक चीज़ और समझनी है। जो इंडिया है हमारा, पूरा भारत है, इसमें कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इस तरीके के सवाल कई बार आ चुके हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और इंडिया में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है। इकोलॉजिकल जोन, हिंदी में भी इसको यही कहेंगे, इंग्लिश में भी यही कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही आता है कि भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक क्षेत्र हैं। जोन को तब भी हिंदी में क्षेत्र कह देते हैं, बाकी क्वेश्चन यही आता है। तो जब एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात की जाएगी यारों, तो इंडिया में है 15। ठीक है। और जब इंडिया में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात की जाएगी
तो हैं ये इकोलॉजिकल वाले हैं 20। ठीक साहब, यानी इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखना। कभी कभी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि ये चीज़ें अलग अलग पढ़ते हैं, तो वे सोचते हैं यार ये तो 15 थे कि 20 थे। क्लाइमेटिक आएगा तो 15 है और इकोलॉजिकल आएगा तो 20 है। ठीक, ये किसकी बात हो रही है? भारत की। किसकी हो रही है? भारत की। उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही। यूपी में अगर बात की जाए तो यूपी में ये 9 है। ठीक है, यूपी में ये 9 है। कौन? क्लाइमेटिक वाले। यूपी में क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 9। और इंडिया में कितने हैं? 15। यूपी में इकोलॉजिकल जोन कितने हैं ये अभी तय नहीं है फिलहाल, तो इस पर टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में क्लाइमेटिक जोन 15 जबकि इकोलॉजिकल जोन 20 है। और उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 9 है। ठीक साहब, ये 9 थोड़ा सही से लिख दूँ, नहीं तुम सोचो ये क्या लिखा हुआ है। ये यूपी में है 9। ओके, अब तो सही है, ये भी आपने समझ लिया। अब देखो एक लिखते हैं नोट, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है। क्या नोट है साहब? कि इंडिया में, किसमें? इंडिया में, भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खुला था? यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई थी, कब खोली गई थी? ठीक है, तो पहले तो सवाल लिख लो, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये साहब कहाँ खोला गया और कब खोला गया? ये खोला गया था दोस्तों 1960 में। कब खोला गया था? 1960 में। कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था पंतनगर में। और पंतनगर आजकल पड़ता है उत्तराखंड में। पंतनगर कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है साहब, ओके। गोविंद वल्लभ पंत आपने नाम सुना होगा, उन्हीं के नाम पर ये पंतनगर बसा हुआ है। गोविंद वल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पर पंतनगर बसा है और उन्हीं के नाम पर इंडिया का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में खोला गया था। ठीक साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या हुआ, भसड़ मच गई इसमें क्या? हट गया साहब, तो ये भी आपने समझ लिया। और इम्पोर्टेंट चीज़ें समझते हैं अपन, एक और नोट देखते हैं अपन। नोट ही तो देख रहे हैं, तो ये नोट नंबर 1 हो गया। एक नोट नंबर 2, आपने अरहर की दाल का नाम सुना होगा। अरहर, अरहर की दाल खाते हो कि नहीं खाते साहब? खूब चावल खाते होगे। मैं तो इलाहाबाद में मैंने देखा कि लोग अरहर की दाल डेली बनाते हैं। यहाँ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में चावल के संग खा के सो जाते हैं ससुर कि नहीं, दिन में सोने का सिस्टम बहुत है इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो अरहर की जो दाल होती है उसका हैप्पी बर्थडे कहाँ हुआ था, जन्म स्थान कहाँ है, ये सवाल एक बार पीसीएस में आ चुका है। ऐसे ऐसे सवाल आ ही जाते हैं। तो जो अरहर की दाल का जो जन्म स्थान है, तो या तो अरहर के पापा अफ्रीका गए होंगे या मम्मी अफ्रीका गई होंगी। तो फिलहाल जो अरहर का जन्म स्थान है वो अफ्रीका को माना जाता है साहब। ठीक है, यानी अरहर का जो हैप्पी बर्थडे था वो अफ्रीका में मना था पहली बार। तो अरहर का जन्म स्थान कहाँ है? अफ्रीका में। ओके, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो पीसीएस में पूछे जा चुके हैं और इम्पोर्टेंट हो गए हैं। अब एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे अपन, जो कृषि वृषि से संबंधित चीज़ें पढ़ी रहे हैं। तो एक योजना लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके कुछ प्रावधान हैं, ये बहुत जानना ज़रूरी है आप लोगों को, मतलब कि इसीलिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है साहब, ये जो योजना शुरू की गई थी तो कब शुरू की गई साहब? पहली बात तो यही है। तो ये 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी और इसकी डेट इम्पोर्टेंट है। मैं वैसे डेट बताता नहीं हूँ और मैंने बताई है तो मान लो ये इम्पोर्टेंट है। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होती है और खरीफ के मौसम में शुरू होती है। खरीफ के मौसम में 3 तरह की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। तो खरीफ के मौसम से ये शुरू हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को खरीफ के मौसम के टाइम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई थी। अब इसके कुछ प्रावधान देखो आप। ठीक, प्रावधान देखो, तो ये बीमा योजना है। बीमा का मतलब क्या होता है? आप इंश्योरेंस लेते होगे, LIC आपने सुना भी होगा कि बीमा होता है साहब। तो बीमा का मतलब क्या होता है कि हमें किस्त वगैरह देनी पड़ती है, आप जानते हो, प्रीमियम देना पड़ता है। बीमा की दुनिया में किस्त को प्रीमियम कहते हैं। सब प्रीमियम पहले देना पड़ेगा और उसके बाद जाके हमें अगर कोई नुकसान होता है तो हमें बीमा की धनराशि मिलेगी। यही तो होता है कि आदमी अगर पहले हम हर महीने या साल भर में कुछ पैसा दे रहे हैं और अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमें बीमा मिलेगा। लेकिन ये फसल से रिलेटेड बीमा है, तो यानी पहले बेटा प्रीमियम देना पड़ेगा और अगर फसल में नुकसान होता है
तो फसल के नुकसान के बदले बीमा मिलेगा। ये योजना ऐसी थी। तो कितना प्रीमियम दिया जाएगा ये तय किया गया था और वही प्रावधान है। तो प्रीमियम की दरें देखो साहब, ये कई बार पूछी भी गई हैं, प्रीमियम की दरें, रेट्स, ठीक है। अगर बात खरीफ फसलों की जाए कि खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम की दर कितनी तय की गई थी, तो 2% तय की गई थी, ठीक है। खरीफ के लिए कितनी की गई थी, 2% तय की गई थी। रबी की फसल के लिए प्रीमियम की दर कितनी तय की गई थी, तो रबी की फसल के लिए तय की गई थी 1.5%। ओके, खरीफ के मौसम से तो ये शुरू ही हुई थी, तो खरीफ में 2% है, रबी के लिए ये 1.5% है। ओके, जायद वायद फसलों का कोई बीमा कराता नहीं। अब तरबूजा खरबूजा के लिए कोई बीमा कराएगा, कोई नहीं कराएगा साहब। ककड़ी खीरा कौन बीमा कराएगा, कोई बीमा नहीं कराता। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें कहा जाता है वाणिज्यिक या बागवानी फसलें। वाणिज्यिक, गलत लिख गया थोड़ा सा, सही कर लूँ इसको, वाणिज्यिक व बागवानी फसलें, कॉमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, जिनके रेट थोड़े ज़्यादा रहते हैं, उसके लिए जो तय की गई थी रेट दर, वो की गई थी 5%, ठीक है। यानी खरीफ के लिए तय की गई थी 2%, रबी के लिए तय की गई थी 1.5%, और कॉमर्शियल क्रॉप्स जो होती हैं जिन्हें कैश क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, नकदी फसलें भी इन्हें कहते हैं, उनके लिए जो तय की गई थी रेट, वो तय की गई थी 5%। क्लियर हो गया। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपने क्या समझा, 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुई थी खरीफ के मौसम में, और प्रीमियम की दरें खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5% थी। अब इसकी कोई नोडल एजेंसी भी तो होगी भाई, पूरा का पूरा इतनी बड़ी योजना कौन देखेगा, तो जाहिर सी बात है कौन देखेगा भाई, फसल से रिलेटेड मंत्रालय कौन सा हो जाएगा, कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये पूरी योजना देखी जाएगी, क्योंकि मामला ही पूरा फसल का है, और फसल कौन देखता है, कृषि, फसल का मतलब कृषि, किसान, वही सब चीज़ें हो गई। तो ये भी आपने समझ लिया। अगला देखते हैं, जो अगला पॉइंट है उसको कहते हैं नेशनल फार्मर कमीशन, राष्ट्रीय कृषक आयोग, नेशनल फार्मर कमीशन, ठीक साहब। राष्ट्रीय कृषक आयोग के बारे में देखो, इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था साहब 2004 में। कब हुआ इसका गठन, राष्ट्रीय कृषक आयोग का, 2004 में। कौन अध्यक्ष रहा होगा, किसकी अध्यक्षता में ये गठित किया गया था, तो कौन देखता है, सबसे प्रमुख इंसान बताओ आप जो खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा नाम कमा चुका हो। एक ही व्यक्ति है, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है उन्हें, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। 2004 के टाइम में एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा भाई, ऐसी चीज़ों का हेडक्वार्टर कहाँ होता है, नई दिल्ली में होता है। सरकारी दिल्ली से चलती है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर। राष्ट्रीय कृषक आयोग 2004 में पहली बार गठित किया गया था, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन उसके अध्यक्ष थे, और इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया, नई दिल्ली में। ओके। और एक दो चीज़ें और हैं इसमें, वो भी देखते हैं। आपने नाम सुना होगा दोस्तों FSSAI का, FSSAI सुना है आपने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खूब नाम सुना होगा। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, हिंदी में तो ये कहते हैं साहब, इंग्लिश में मैंने फिर बता दिया मैंने, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में कुछ चीज़ें आप जान लो, क्योंकि इससे भी कभी एक आध बार सवाल आ चुका है साहब FSSAI से। तो एक ये स्टैट्यूटोरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, ठीक साहब, स्टैट्यूटोरी बॉडी, सांविधिक निकाय, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टैट्यूटोरी बॉडी है ये, इसका मतलब है स्टैट्यूटोरी बॉडी क्या होती है साहब, जिसका गठन संविधान के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि संसद के एक एक्ट के तहत किया गया है, ठीक है, यानी किसी अधिनियम के द्वारा इसको बनाया गया है। तो वो अधिनियम कौन सा है, वो अधिनियम है साहब FSSAI
फसाई एक्ट 2006 के तहत, फसाई एक्ट 2006 के तहत ये गठित किया गया था। कौन? फसाई। ठीक है, फसाई एक अथॉरिटी है, एक प्राधिकरण है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कई बार ऐसे सवाल आया कि फसाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो गलत हो जाएगा। फसाई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी सांविधिक निकाय है, जो कि फसाई एक्ट 2006 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका काम क्या होता है साहब? तो जैसे आप चेकिंग पे जा रहे हो कि समोसे में तेल ज़्यादा तो नहीं है, या छोले भटूरे सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, मिठाई सही तरीके से बनाई जा रही कि नहीं बनाई जा रही, यानी खाने पीने से संबंधित जो भी दुकानें देखते हो, बड़े बड़े कारखाने देखते हो, उसको लाइसेंस देने का काम यही करता है। ठीक है, वो मैं आपको बता दिया मैंने ऐसे ही, इसका काम नहीं पूछा जाता, बस इसके बारे में जो फैक्ट है वही याद रखने हैं हमें। अब देखो कि ये जो फसाई है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, किस मिनिस्ट्री के तहत काम करता है ये। तो कई लोग इसको कृषि मंत्रालय लगा देते हैं, कई लोग इसको खाद्य व आपूर्ति मंत्रालय लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, ये गलत है, लोग इसको समझते नहीं है और गलत लगा देते हैं। IAS PCS में कई बार पूछा जा चुका है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है भाई, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है, हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत काम करता है, ये के अधीन कार्यरत है, अधीन कार्यरत है। क्लियर? ये भी आपने समझ लिया। सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, फसाई एक्ट 2006 के तहत ये स्थापित हुआ और हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत फसाई काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो साहब, प्रमुख कुछ वोकेबलरी चलती हैं इसमें, प्रमुख शब्दावलियाँ जो बड़ी फेमस हैं, जो पूछी भी जाती हैं। जैसे के तौर पर देखा होगा आपने, ऐसे आता है क्वेश्चन, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो सेरीकल्चर हो जाता है रेशम पालन से, रेशम के जो कीट होते हैं उसको पालने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको कहा जाता है सेरीकल्चर। तो इस तरह से मैचिंग में कई बार आए, ये 6-7 कल्चर हैं, वो अपन देख लेते हैं। एक है एपी कल्चर। कौन सा है? एपी कल्चर। सेरीकल्चर तो आपका रेशम से हो गया, तो एपी कल्चर कैसे हो जाएगा? एपी कल्चर हो जाएगा आपका मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन। ठीक साहब, भैया अगर मधुमक्खी काट लेगी तो आपका थोबड़ा कैसा, मुंह कैसा हो जाएगा? एपी जैसा। एपी माने होता है लंगूर। ठीक साहब, ऐसे अगर याद रख सकते हो कि अगर मधुमक्खी काटेगी तो हमारा मुंह लंगूर जैसा हो जाएगा, लंगूर मतलब एपे। ओके, तो ये एपे से आप याद रख सकते हो, अगर मधुमक्खी काट लेगी तो लंगूर जैसे हो जाओगे, सूझ जाओगे एकदम। ठीक है, तो एपी कल्चर हो गया। एक होता है विटी कल्चर, विटी कल्चर। और विटी कल्चर दोस्तों वो किससे रिलेटेड है यार? वो है अंगूर पालन से। किससे है? अंगूर पालन। ओके, विटी कल्चर किससे हो जाएगा? अंगूर पालन से। और देखो साहब, एक होता है फ्लोरी कल्चर। क्या होता है? फ्लोरी कल्चर। फ्लोरी कल्चर किससे हो जाता है साहब? फ्लोरी कल्चर माने, फ्लोरी माने फूल, फ्लोरी मतलब फूल हो गया, तो फ्लोरी कल्चर हो जाता है फूल से, फूलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन। और बोर तो नहीं हो रहे हैं? खूब सारा पढ़ाई हो रही होगी, दिमाग खराब हो रहा होगा पढ़ पढ़ के, है मौज मस्ती चल रही है। कल मैंने एक बहुत अच्छी बात लिखी टेलीग्राम पे, मुझे बहुत एक अचानक से मेरे दिमाग में आया भाई कि लड़का और लड़की में कितना भेदभाव है। मैं मतलब ये देखता रहता हूँ, लड़की अगर सीधी हो तो उसे कहते हैं गाय, कल मेरे अचानक दिमाग में आई, और लड़का अगर सीधा हो तो उसे कहते हैं गधा। कि नहीं? बताओ कितना बड़ा भेदभाव है साहब। है कुछ नहीं भाई, अब तो सब लड़कों के संग बड़ी है गजब बेइज्जती है ससुर। कि नहीं? बताओ, लड़की जो सीधी है उसे गाय जैसी सीधी है, लड़का अगर सीधा हो तो लोग कहते गधे हो गए ससुर। कि नहीं? गधे हो गए साले। तो ये भैया भेदभाव तो है ही। चलो लौटाओ दोबारा। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि तुम लोग जल्दी से सिलेबस ख़त्म करो, रिवीजन करो, नौकरी लगे, मौज करो ज़िंदगी में, आगे करो सब। अगला देखते हैं अपन, पोमी कल्चर। पोमी कल्चर, ये पोमी कल्चर क्या है? ये पोमी, ये पोमी क्या है? ये पोमी, तो पोमी का मतलब फल होते हैं, पोमी का मतलब फल है ना, तो फलों का उत्पादन। ओके, गाना सुना है आपने? है ये इलू क्या है? इलू, तो इलू का मतलब आई लव यू, इलू का मतलब आई लव यू। तो ये पोमी क्या है? ये पोमी, तो पोमी का मतलब है फलों का उत्पादन, पोमी का मतलब है फलों का उत्पादन। ओके, आगे देखो, अगला जो कल्चर है
वो है आपका ओलेरी कल्चर। ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर क्या होता है? तो ओलरी कल्चर का मतलब होता है दोस्तों, सब्जी अगर पूरी तरीके से उत्पादन किया जा रहा है सब्जियों का, तो वो कहलाता है आपका ओलरी कल्चर। सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाएगा? ओलरी कल्चर। पोमी पोमी क्या था? फल। फ्लोरी फ्लोरी मतलब फूल। ठीक है, और एक दो और हैं वो भी देख लेते हैं अपन। एक होता है पिसी कल्चर। पिसी कल्चर। और पिसी कल्चर क्या हो जाएगा? कौन पिस गई? तो मछली साहब पिस गई। मछलियों के जो मछलियों का पालन किया जाता है, मछली पालन, उसको कहते हैं पिसी कल्चर। कौन पिस गई? मछली पिस गई साहब। एक और होता है, वो होता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। ठीक है, पॉर्टिकल्चर नहीं है, हॉर्टिकल्चर है। आई एम हॉट, यस आई एम टू हॉट, तभी तो हाई गर्मी है। मैं इतनी हॉट हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ तो जाओ भाई, इतनी हॉट हो तो हवा लेने जाओ बाग में। हॉट है ना लड़की, लड़की अगर हॉट है तो कहाँ जाएगी? बाग में हवा लेने जाएगी। तो ये बागवानी से रिलेटेड हो जाता है। कौन? हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, बगीचा बगीचा, अपना गार्डन वार्डन में जाओ, मज़े लो भैया, हॉट है ऐसा, गार्डन में जाके आराम से है। आजकल तो बड़े गाने चल रहे हैं, मैं तो बड़ा गाना सुन रहा था भाई नेहा कक्कर का, और सुन सुन के हंसी आ रही थी गाने में। कौन सा था वो? एक कोका कोका करके गाना आया, बड़ा बड़ा गाना आया ना, आगे तेरे पीछे तेरे लड़के 15-16 कोको 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 कोला। तो वही कोका कोला खोलना भैया। तुम हॉट हो, बाग में जाओ और कोका कोला खोल दो। तुम पर नहीं खुल रहा हो तो हमें बताओ, हम खोल देंगे है कि नहीं खोलने खालने हम पीछे थोड़े हटते चाहे कोका खोलना हो चाहे कुछ भी खोलना हो, है कि नहीं हॉर्टिकल्चर तो समझ ही लिया तुमने, समझ रहे हो। एक और देखते हैं साहब, एक दो रह गए। अगला जो है वो है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स, हंस रहे हो भाई साहब? खोलने खालने पीछे थोड़े रही हम, हंसते हंसाते रहते हैं। इसका मतलब थोड़ा नहीं कि माइंड से ढीले हैं, शरीर पूरी बॉडी काम करती है भाई, है कि नहीं? एक आज एरोपोनिक्स देखो तुम। एरोपोनिक्स का मतलब देखो, एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? एरोप्लेन कहाँ उड़ेगा? हवा में उड़ेगा। तो हवा में, पोनिक्स माने होता है पौधा, तो हवा में लग गए पौधे। हवा में पौधों को लगाना, हवा में पौधों को लगाने का जो काम है वो कहलाता है एरोपोनिक्स। भाई एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? हवा में उड़ता है, तो लगा दिए साहब। अगला देखो, लास्ट है, उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रो मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब H2O मतलब पानी, जल। इसका मतलब जल में पौधों को लगाना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जल में पौधों को लगाना। ठीक से आप लिख लें, या आराम से करिए, थोड़ा साफ कर दें। जल में पौधों को लगाना, जल में पौधों को लगाना। और जल में जब पौधे लगाए जाएंगे, इसका मतलब है मिट्टी में नहीं लगाए जा रहे, तो ये मृदा रहित कृषि हो जाएगी। भाई जल में लगाया ना, मिट्टी में नहीं लगाया, तो मिट्टी में नहीं लगाया, इसका मतलब मृदा रहित खेती क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स। इस तरीके से आपने ये ओनिक्स पोनिक्स भी देख लिए। एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लें फटाक से, जल्दी जल्दी। कहाँ से पढ़ा था अपन ने? यहाँ से। छोटी छोटी क्लास चलती है अपनी, आराम आराम से हो रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी तो फिलहाल कोई ऐसा एग्ज़ाम लगा भी नहीं है कि, है ना। तो एग्रीकल्चर होल्डिंग्स देखी थी अपन ने आज क्लास नंबर 30 में। सबसे पहले अपन ने ये मार्जिनल यानी सीमांत देखी थी, जो एक हेक्टेयर से कम होती है। फिर छोटी वाली जो 1 से 2 के बीच में, सेमी मीडियम 2 से 4 के बीच में, मीडियम 4 से 10 के बीच में, और बड़ी वाली 10 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ी होगी। इंडिया की बात की जाए तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 हैं और इकोलॉजिकल जोन 20 हैं। यूपी की अगर बात की जाए तो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 9 हैं। इंडिया में पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो खोली गई, कृषि विश्वविद्यालय खोला गया, वो 1960 में खोला गया। पंतनगर उत्तराखंड में खोला गया था। अरहर का जो हैप्पी बर्थडे बना वो अफ्रीका बना साहब, मुबारक हो अफ्रीका जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 1 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी, खरीफ के मौसम में शुरू हुई। प्रीमियम की जो दरें तय की गई वो खरीफ के लिए की गई 2%, रबी के लिए की गई 1.5%, और कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए की गई थी 5%। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर जिम्मेदार बनी थी। फिर नेशनल फार्मर कमीशन यानी राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया था 2004 में।
किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? एम एस स्वामीनाथन साहब की में। ये हरित क्रांति के जनक रहे हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता। फिर ये फसाई, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटोरी बॉडी है, सामाजिक निकाय है। इसको फसाई एक्ट 2006 के तहत स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। ये चेकिंग वैकिंग करती है। फिर ये कई सारे कल्चर्स देखे थे अपन ने। सेरी कल्चर हो जाएगा रेशम के लिए, एपी हो जाएगा मधुमक्खी के लिए, फिर विटी मतलब अंगूर के लिए, फ्लोरी फूल हो गया, पोमी 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 क्या है? फल फल। फिर ओलेरी कल्चर होता है सब्जियों के लिए। मछली पिस गई थी तो पिसी कल्चर हो जाएगा मछली के लिए। हॉट है तो कहाँ जाएंगे? हवा लेने बाग में, तो हॉर्टिकल्चर कहाँ हो जाएगा? बागवानी। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है? हवा में, तो पोनिक्स माने पौधा, तो एरोपोनिक्स हो जाएगा हवा में पौधा। हाइड्रो माने होता है पानी, तो हाइड्रोपोनिक्स। पोनिक्स माने होता है पौधा, तो हाइड्रो मतलब जल में, पोनिक्स माने पौधा। इसका मतलब है मृदा रहित कृषि। अब आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताओ साहब, जल्दी से बता दो आप हमें कि पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे होता है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।